मैं आपको पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देना चाहूंगा। सन 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स, एरिजोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। मैं एक टीवी शो देख रहा था जिसमें एक वित्तीय नियोजक आकर निराशावादी भविष्यवाणियां करने लगा। उसने पैसे बचाने की सलाह दी। उसने कहा, हर महीने $100 की बचत करोगे तो 40 साल में मल्टी मिलियनियर बन जाओगे। देखिए, हर महीने निश्चित राशि बचाने का विचार काफी दमदार है। यह भी एक विकल्प है, वो विकल्प जिसे सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। अब समस्या यह है कि ऐसा करने पर आदमी को यह नहीं दिखता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इससे वो बड़े अवसर चूक जाता है जिनसे उसका पैसा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। नतीजा यह होता है कि संसार उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा था, उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। निवेशकों के लिए यह बाजार की आदर्श स्थिति होती है। मेरा बहुत सारा पैसा उस वक्त शेयर बाजार और अपार्टमेंट हाउसेज में लगा हुआ था। मेरे पास नकद पैसे बहुत कम थे। चूंकि लोग जायदाद कौड़ियों के मोल बेच रहे थे, इसीलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं तो निवेश कर रहा था। किम और मेरे 10 लाख से ज्यादा डॉलर बाजार में काम कर रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। ये निवेश करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं इन छोटे सौदों का प्रलोभन छोड़ नहीं पाया। जिन मकानों की कीमत कभी $1 लाख थी, वो अब $75,000 में मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट्स के जरिए खरीदारी करने के बजाय मैं दिवालिया वकील के ऑफिस में या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करने लगा। खरीदारी की इन जगहों पर $75,000 का मकान कई बार $20,000 या इससे भी कम में मिल जाता था। मैंने अपने एक मित्र से $2,000 का लोन लिया। शर्त थी कि 90 दिन में इस पर $200 ब्याज देना होगा। मैंने वकील को डाउन पेमेंट के तौर पर कैशियर का चेक दिया। जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने एक विज्ञापन देकर $75,000 के मकान को सिर्फ $60,000 में बेचने का प्रस्ताव रखा। कोई डाउन पेमेंट नहीं। फोन की घंटी तेजी से बजने लगी। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार जब जायदाद कानूनन मेरी हो गई तो सभी संभावित खरीदारों को मकान देखने की अनुमति दे दी गई। ये जुनून को हवा देने जैसा था। मकान चंद मिनटों में ही बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई और आगे का काम एस्क्रो तथा टाइटल कंपनी ने संभाल लिया। मैंने अपने मित्र के $2,000 $200 ब्याज के साथ लौटा दिए। वो खुश था, मकान खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी खुश था। मैंने एक ऐसा मकान $60,000 में बेच दिया जो मुझे $20,000 में पड़ा था। खरीदार से प्रॉमिसरी नोट के रूप में $40,000 मेरे संपत्ति वाले कॉलम में आ गए। इस सारे काम में कुल 5 घंटे का समय लगा। अब जब आप वित्तीय दृष्टि से ज्यादा साक्षर बनने और अंक पढ़ने में माहिर बनने की राह पर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पैसे के आविष्कार का उदाहरण क्यों है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 उत्पन्न होते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार किया गया है। 10% ब्याज पर $4,000 प्रति वर्ष का कैश फ्लो आमदनी में जुड़ जाता है। मंदी के इस दौर में किम और मैंने अपने खाली समय में ऐसे 6 आसान सौदे करने में कामयाबी पाई। जब हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी जायदादों और शेयर बाजार में लगा था, तब हम खरीदो, बनाओ और बेचो वाले इन 6 सौदों से $1,90,000 से ज्यादा की संपत्तियां 10% ब्याज वाले नोट्स बनाने में सफल रहे। इस तरह हमें लगभग $19,000 की सालाना आमदनी मिल गई, जिसमें से ज्यादातर हमारे निजी कॉरपोरेशन के जरिए सुरक्षित हैं। $19,000 की सालाना आमदनी का ज्यादातर हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैस, यात्राओं, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर और दूसरी चीजों में खर्च होता है। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता है, तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुकी होती है। यदि सरकार 50% टैक्स में ले लेती है, तो आपको कितनी आमदनी कमानी होगी?
$40,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा? ये इस बात का आसान उदाहरण था कि वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे पैसे का आविष्कार किया जा सकता है, उसे उत्पन्न किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। तो खुद से पूछें, $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा और प्रॉमिसरी नोट 30 साल तक चलेगा? मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे मेरे 1,90,000 कभी ना लौटाएं। अगर वो मुझे मूलधन लौटा देते हैं तो मुझे टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा 30 साल तक $19,000 सालाना का मतलब $5 लाख से ज्यादा आमदनी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसे ना चुका पाए तो क्या होगा? ऐसा भी होता है और यह अच्छी खबर है। $60,000 का मकान वापस ले लिया जाता है और $70,000 में दोबारा बेच दिया जाता है। एक बार फिर $2,500 लोन प्रोसेसिंग फी के रूप में वसूल कर लिए जाते हैं। इस नए खरीदार को भी कोई डाउन पेमेंट नहीं करना होगा और प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। पहली बार मकान बेचने के बाद मैंने उधार के $2,000 वापस लौटा दिए, इसलिए तकनीकी दृष्टि से उस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। निवेश पर मेरा मुनाफा अनंत है। ये इस बात का उदाहरण है कि पैसों के बिना बहुत सा पैसा किस तरह से बनाया जा सकता है। मेरे दूसरे सौदे में यानी मकान दोबारा बेचने पर मैं $2,000 अपनी जेब में रख लूंगा और कर्ज की अवधि एक बार फिर 30 साल कर दूंगा। अगर मुझे पैसा वापस मिल जाए तो निवेश पर मुझे कितना मुनाफा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये निश्चित रूप से हर महीने $100 की बचत को तो हरा ही देगा, जो दरअसल $150 से शुरू होती है, क्योंकि ये टैक्स के बाद की आमदनी है जो 40 साल तक कम ब्याज कमाएगी। यही नहीं, मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें ज्यादा समझदारी नहीं है। ये सुरक्षित तो हो सकता है लेकिन चतुराई भरा नहीं है। कुछ साल बाद जब फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार मजबूत हुआ तो जिन मकानों को हमने $60,000 में बेचा था उनका मूल्य बढ़कर $1,10,000 हो गया। नीलामी के अवसर अब भी मौजूद तो थे लेकिन दुर्लभ हो गए थे। उनकी तलाश करने में एक कीमती संपत्ति यानी मेरा समय बहुत खर्च हो रहा था। इसके अलावा हजारों खरीदार मुट्ठी भर उपलब्ध सौदों की तलाश कर रहे थे। बाजार बदल गया था। ये आगे बढ़ने और संपत्ति वाले कॉलम के लिए दूसरे अवसरों की तलाश करने का समय था। आप यहां ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये टिप्पणियां जितनी बार सुनता हूं उतनी बार ये नहीं सुनता। क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? गणित सरल है, आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलस के ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। कानूनी सौदे और भुगतान की वसूली का काम एस्क्रो कंपनी संभालती है। मुझे छत की मरम्मत या टॉयलेट ठीक कराने की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि ये काम उस मकान के मालिक करते हैं। ये उनका मकान है। कभी कभार कोई किस्त नहीं देता है और ये बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इससे विलंब शुल्क मिलता है या उन्हें मकान से बाहर निकालकर दोबारा मकान बेच दिया जाता है। अदालतें इस काम को संभाल लेती हैं। हो सकता है कि यह आपके इलाके में काम ना करे, बाजार की परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन यह उदाहरण दर्शाता है कि एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसे और बहुत कम जोखिम में। ये सिर्फ अनुबंध के जरिए पैसे कमाने का उदाहरण है। हाई स्कूल पास करने वाला कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो तो मेहनत करो और पैसा बचाओ की पुरानी सलाह पर ही अमल करते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत में संपत्ति वाले कॉलम में लगभग $1,90,000 आ गए और टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा। तो इनमें से कौन सा काम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है? कड़ी मेहनत करें, 50% टैक्स चुकाएं, जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार पिलर टैक्स लगता है। या अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें, अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। अगर आप पहले विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से यह पता लगा लें कि $1,90,000 बचाने में आपको
कितना समय लगता है। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं खामोशी से अपना सर क्यों हिलाता हूं जब मैं अभिभावकों के मुंह से सुनता हूं, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बढ़िया है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? मैं जानता हूं कि अभी बताई गई निवेश रणनीति काफी छोटी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ ये दिखाने के लिए किया गया है कि छोटी रकम कैसे बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता ये बताती है कि प्रबल वित्तीय बुनियाद कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी शुरुआत एक सुदृढ़ वित्तीय शिक्षा से होती है। मैं ये पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये दोहराने लायक है। वित्तीय बुद्धि में ये 4 मुख्य तकनीकी योग्यताएं शामिल होती हैं। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। अगर आप कारोबार या निवेश खड़े करना चाहते हैं तो ये एक अति आवश्यक योग्यता है। दूसरा, निवेश। निवेश पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। तीसरा, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वो दिया जो वो चाहता था। यही बिल गेट्स ने भी किया। $75,000 का मकान $20,000 में खरीद कर उसे $60,000 में बेच दिया गया। ये भी बाजार द्वारा उत्पन्न अवसर को जकड़ने का परिणाम था। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। चौथा, कानून। कानून अकाउंटिंग, कॉरपोरेट, राज्य और संघीय कानूनों का ज्ञान है। मैं नियमों के हिसाब से खेलने की सलाह देता हूं। यदि वो बुनियादी नींव या योग्यताओं का मिश्रण है जिसकी जरूरत दौलत की सफल तलाश के लिए होती है, चाहे ये छोटे मकान खरीदना हो या अपार्टमेंट, बिल्डिंग, कंपनियां, शेयर, बॉन्ड, कीमती धातुएं, बेसबॉल कार्ड या कोई दूसरी चीज हो। कुछ साल बाद रियल एस्टेट बाजार पलट गया और बाकी हर व्यक्ति इसमें अंदर आ रहा था। शेयर बाजार उछाल पर था और हर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने बेचना शुरू कर दिया और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया तथा फिलीपींस की यात्रा करने लगा। निवेश परिदृश्य बदल गया था। अब हम रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे थे। अब तो हम संपत्ति वाले कॉलम के भीतर मूल्य को बढ़ते हुए देख रहे हैं और शायद जल्द ही बेचना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि छोटे मकान वाले उन 6 सौदों में से कुछ बिक जाएंगे और $40,000 के नोट नकदी में बदल जाएंगे। मुझे अपने अकाउंटेंट को फोन करना होगा कि वो नकदी के लिए तैयार रहे और उसे सुरक्षित रखने के तरीके खोजे। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि निवेश आते जाते रहते हैं। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। अर्थव्यवस्था सुधरती बिगड़ती रहती है। संसार जीवन में कभी कभार मिलने वाले अवसर हमेशा आपको दे रहा है, आपके जीवन के हर दिन, मगर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो वहां मौजूद होते हैं। संसार जितना ज्यादा बदलता है और तकनीक जितनी ज्यादा बदलती है, उतने ही अधिक अवसर आएंगे जो आपको और आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं। अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने के झंझट में क्यों पड़े? एक बार फिर सिर्फ आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं सीखना और विकास करना क्यों जारी रखता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि कई परिवर्तन आने वाले हैं। मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय परिवर्तन का स्वागत करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं जानता हूं कि बाजार में ज्वार भी आएगा और भाटा भी आएगा। मैं अपनी वित्तीय बुद्धि को लगातार बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि बाजार में होने वाले हर परिवर्तन पर कुछ लोग घुटने टेक कर अपनी नौकरियों की भीख मांगेंगे। इस दौरान दूसरे लोग जीवन की थमाई बुरी परिस्थितियों को लेंगे और जीवन हम सभी को कभी कभार बुरी परिस्थितियां थमाता है और उन्हें लाखों डॉलर में बदल लेंगे। यही वित्तीय बुद्धि है। मुझसे अक्सर उन बुरी परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैंने लाखों डॉलर्स में बदला है। मैं अपने निवेशों के ज्यादा उदाहरण देने में संकोच करता हूं क्योंकि मुझे डर है कि यह डींगे हाँकने या शेखी बघारने का काम लग सकता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ वास्तविक और आसान घटनाओं के संख्यात्मक व समयावधि वाले उदाहरण देता हूं।
मैं उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आसान है और आप वित्तीय बुद्धि के इन 4 स्तंभों से जितने ज्यादा परिचित होते हैं ये उतना ही ज्यादा आसान होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूं, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप शेयर। रियल एस्टेट में निवेश मेरी नींव है। मेरी जायदादें लगातार कैश फ्लो प्रदान करती हैं और कभी कभार मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। मैं स्मॉल कैप शेयरों का इस्तेमाल तीव्र विकास के लिए करता हूं। मैं जो करता हूं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूं। उदाहरण बस यही है, मगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझता हूं तो मैं निवेश नहीं करता हूं। वित्तीय दृष्टि से सफल होने के लिए बस सरल गणित और सहज बोध की ही जरूरत होती है। उदाहरण देने के 5 कारण हैं। पहला, लोगों को अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर बुनियाद सुदृढ़ है तो पैसे का महल बनाना आसान है। तीसरा, ये दिखाने के लिए कि भारी दौलत कोई भी इकट्ठी कर सकता है। चौथा, ये दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लाखों तरीके हैं। पांचवां, ये दिखाने के लिए कि यह रॉकेट विज्ञान जितना जटिल मामला नहीं है। सन 1989 में मैं पोर्टलैंड, ऑरेगन में एक खूबसूरत इलाके में जॉगिंग करता था। ये एक उपनगर था, लेकिन इसमें छोटे छोटे मकान थे। वो छोटे और प्यारे थे। मुझे लगता था कि लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के यहां जाने के लिए वहां फुटपाथ पर फुदकती दिखेगी। हर कहीं बिकाऊ है के साइन बोर्ड नजर आते थे। इमारती लकड़ी का बाजार बहुत बुरे हाल में था। शेयर बाजार अभी अभी लुढ़का था और अर्थव्यवस्था मंद हो गई थी। एक सड़क पर मुझे बिकाऊ है का एक साइन बोर्ड दिखा जो बाकी से ज्यादा पुराना था। यह पुराना दिख भी रहा था। एक दिन इसके पास से गुजरते हुए मैं मालिक से टकराया जो परेशान हाल था। मैंने पूछा, आप अपने मकान का कितना मांग रहे हैं? मालिक मुड़ा और कमजोर मुस्कान देते हुए बोला, मुझे प्रस्ताव दें। ये 1 साल से ज्यादा समय से बिकाऊ है। कोई भी इसे देखने तक नहीं आता। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और मैंने आधे घंटे बाद उसकी मांगी कीमत से $20,000 कम में मकान खरीद लिया। ये 2 बेडरूम का एक सुंदर छोटा सा मकान था जिसमें सभी खिड़कियों पर प्यारी सजावट थी। यह हल्का नीला था जो भूरापन लिए था और यह 1930 में बना था। अंदर पत्थर की एक सुंदर फायरप्लेस और 2 छोटे बेडरूम थे। किराए पर उठाने के लिए यह आदर्श मकान था। मकान दरअसल $65,000 का था, लेकिन मैंने उसका सौदा $45,000 में किया। मैंने मालिक को $5,000 का डाउन पेमेंट किया। मकान अच्छा था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। मालिक 1 सप्ताह में मकान खाली कर गया। वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश था और मेरा पहला किराएदार उसमें रहने आ गया जो स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्गेज, खर्च और मैनेजमेंट फीस देने के बाद मेरी जेब में हर महीने लगभग $40 आ जाते थे। ये ज्यादा रोमांचक नहीं था। 1 साल बाद ऑरेगन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबरकर बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशक, जिनके पास चढ़ते रियल एस्टेट बाजार से मिले पैसों की गर्मी थी, उत्तर की ओर आ रहे थे और ऑरेगन तथा वॉशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने वो छोटा मकान कैलिफोर्निया के एक युवा दंपत्ति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें यह बेहतरीन सौदा लगा। लगभग $40,000 का मेरा कैपिटल गेन 1,031 टैक्स रहित एक्सचेंज में रख दिया गया और मैं इस पैसे को लगाने के लिए किसी दूसरे मकान की खरीदारी में जुट गया। 1 महीने के भीतर मुझे बीवर्टन, ऑरेगन में इंटेल प्लांट के ठीक पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट हाउस मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उस जगह की क्या कीमत है। यहां भी वो बस इसे बेचकर जैसे तैसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। $4,50,000 की इमारत के लिए मैंने $2,75,000 का प्रस्ताव दिया। वो $3,00,000 में तैयार हो गए। मैंने इसे खरीदा और 2 साल तक अपने पास रखा। उसी 1,031 एक्सचेंज प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हमने उस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया
और इस पैसे से फीनिक्स एरिजोना में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत खरीद ली। हम तब तक फीनिक्स जाकर रहने लगे थे और हमें वैसे भी बेचने की जरूरत थी। जो मंदी का हाल पहले ओरेगन बाजार का था, वही इस वक्त फीनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट का भी था। फीनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत $8,75,000 थी, जिसमें $2,25,000 का डाउन पेमेंट करना था। 30 यूनिट से आने वाला कैश फ्लो हर महीने $5,000 से थोड़ा अधिक था। एरिजोना का बाजार ऊपर बढ़ने लगा और कुछ साल बाद कोलोराडो के एक निवेशक ने उस जायदाद के बदले $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। इस उदाहरण का सबक यह है कि किस तरह एक छोटी राशि बढ़कर एक बड़ी राशि बन सकती है। एक बार फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निवेश रणनीतियों, बाजार की समझ और कानूनों की समझ का मामला है। अगर लोग इन विषयों में माहिर नहीं हैं, तो स्पष्ट रूप से उन्हें सामान्य सलाह पर अमल करना चाहिए, जिसके अनुसार इंसान को सुरक्षित खेलना चाहिए। अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और सिर्फ सुरक्षित निवेशों में निवेश करना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या ये होती है कि वो प्रायः कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे रहते हैं, यानी उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि मुनाफे की संभावना कम हो जाती है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जोखिम भरे सौदों को इसलिए नहीं छूते हैं ताकि अपनी और अपने ग्राहकों की रक्षा कर सकें। ये समझदारी भरी नीति भी है। असल गर्मागर्म सौदे नौसिखियों के सामने पेश नहीं किए जाते। प्रायः सबसे अच्छे सौदे उन्हीं लोगों के सामने परोसे जाते हैं जो इस खेल को समझते हैं, और उन्हीं की वजह से अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं। जिस व्यक्ति को प्रबुद्ध निवेशक नहीं समझा जाता, उसके सामने जोखिम भरे सौदे पेश करना तकनीकी दृष्टि से गैर कानूनी है, लेकिन जाहिर है ये भी कभी कभार होता है। निवेशक के रूप में मैं जितना ज्यादा प्रबुद्ध बनता हूं, मेरे सामने उतने ही ज्यादा अवसर आते हैं। जीवन भर अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाने का एक और फायदा यह है कि आपके सामने ज्यादा अवसर पेश किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी वित्तीय बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, ये परखना उतना ही आसान होता है कि सौदा अच्छा है या नहीं। ये आपकी बुद्धि ही है जो किसी बुरे सौदे को पहचान सकती है या किसी बुरे सौदे को अच्छा बना सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूं, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतने ही ज्यादा पैसे बनाता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धिमत्ता दोनों ही बढ़ती जाती है। मेरे कुछ मित्र हैं जो इस खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहे हैं, अपने पेशे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वित्तीय बुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके बढ़ने में समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यही मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरुआत करके बीज बो देता हूं। कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। हमारे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में कई मिलियन डॉलर की जायदाद है। यह हमारा खुद का REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन मिलियन डॉलर निवेशों में से ज्यादातर $5,000 या $10,000 जितने छोटे निवेशों से शुरू हुए थे। ये सभी डाउन पेमेंट्स खुशकिस्मत थे जो उन्हें तेजी से बढ़ता हुआ बाजार मिला और वो करमुक्त होकर आगे बढ़े। बाद के वर्षों में हमने उन्हें कई बार खरीदा बेचा। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जो एक कॉरपोरेशन से सुरक्षित है, जिसे किम और मैं अपना निजी म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ मित्र हैं जो खास तौर पर हम जैसे निवेशकों के साथ सौदे करते हैं, जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसे होते हैं। हम ज्यादा जोखिम वाली खतरनाक निजी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने वाली हों। लाभ कितनी तेजी से हो सकता है, इसका एक उदाहरण देखें। मान लें कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले उसके 1 लाख शेयर 25 सेंट के भाव पर खरीद लिए जाएं। 6 महीने बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है और शेयर का भाव $2 हो जाता है। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो भाव बढ़ता रहता है और वो शेयर $20 या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। ऐसे कई वर्ष रहे हैं जब हमारे निवेश किए हुए $25,000 1 साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए।
ये जुआ नहीं है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। ये जुआ है अगर आप किसी सौदे में पैसा फेंक रहे हों और प्रार्थना कर रहे हों। किसी भी चीज में महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी तकनीकी योग्यता, बुद्धि और खेल के प्रेम का इस्तेमाल करके नुकसान की आशंका को कम करें, जोखिम को कम करें। वैसे एक बात ध्यान रखें, जोखिम हमेशा रहता है। ये तो वित्तीय बुद्धि है जो संभावनाओं को बेहतर बनाती है। इस तरह एक व्यक्ति के लिए जो जोखिम भरा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कम जोखिम भरा होता है। यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रोत्साहित करता हूं कि वो शेयरों, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों के बजाय अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। आप जितने ज्यादा चतुर होते हैं, आपकी सफलता के अवसर भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से जिन शेयरों में निवेश किया वो ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरे थे, इसलिए उनकी सलाह देने का सवाल ही नहीं है। मैं इस खेल को सन 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसके लिए अपने हिस्से से ज्यादा का शिक्षण शुल्क चुकाया है। लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि ऐसे निवेश ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, तो आप अपने जीवन को इस तरह से बना सकते हैं ताकि $25,000 को एक साल में $10 लाख में बदलने की योग्यता आपके लिए कम खतरनाक हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने जो भी लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस बात का उदाहरण देने के लिए यह बता रहा हूं कि यह सरल और संभव है। मैं जो करता हूं वो विराट योजना में छोटे आलुओं जैसा है, लेकिन आम आदमी के लिए हर साल $1 लाख की निष्क्रिय आमदनी अच्छी है और इसे पाना खास मुश्किल भी नहीं है। ये काम 5 से 10 साल के बीच किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार कैसा है और आप कितने चतुर हैं। अगर आप अपने जीवन के खर्च कम रखते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं, या अगर आप चुनाव करें तो आप खाली रह सकते हैं और सरकारी टैक्स तंत्र का इस्तेमाल अपने खिलाफ करने के बजाय अपने पक्ष में कर सकते हैं। रियल एस्टेट मेरे निवेश की नींव है। मैं रियल एस्टेट से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि ये स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मुझे ठोस नींव पसंद है। इससे मिलने वाला कैश फ्लो काफी स्थिर होता है और अगर प्रबंधन सही हो तो इसका मूल्य बढ़ने का अच्छा अवसर होता है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के साथ अच्छी बात यह है कि इससे मुझे ज्यादा बड़े जोखिम लेने की अनुमति मिलती है, जैसा मैं खतरनाक शेयरों के साथ करता हूं। अगर मुझे शेयर बाजार में भारी मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाता हूं और बचे हुए पैसे को रियल एस्टेट में निवेश करता हूं ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक बात और, मैं पूरे संसार की यात्रा कर चुका हूं और निवेश करना सिखा चुका हूं। हर शहर में मैं लोगों को कहते सुनता हूं कि आप रियल एस्टेट सस्ते में नहीं खरीद सकते। मेरा अनुभव इसका ठीक उल्टा है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में भी शहर की बाहरी सीमा पर आकर्षक मौके होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में रियल एस्टेट के भाव काफी ऊंचे हैं, लेकिन वहां अब भी कार से छोटी दूरी के भीतर अच्छे मौके मौजूद हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को कहते सुनता हूं आप यहां ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उसे याद दिलाता हूं कि शायद उसे ये कहना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यहां ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब तक बेहतरीन अवसर आंखों से नहीं दिखते हैं, वो तो दिमाग से देखे जाते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दौलतमंद नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास अपने ठीक सामने मौजूद अवसरों को पहचानने का वित्तीय प्रशिक्षण नहीं है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं कैसे शुरू करूं? इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में मैं 10 कदम बताऊंगा जिन्हें उठाकर मैंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन याद रखें, इसमें आपको हमेशा मजा आना चाहिए। जब आप नियम सीख लेते हैं, निवेश की शब्दावली जान लेते हैं और अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से आप पाएंगे कि ये खेल उतना ही मजेदार है जितना कि दूसरा कोई खेल होता है। कई बार आप जीतते हैं और कई बार आप सीखते हैं, लेकिन हमेशा आनंद लें। ज्यादातर लोग कभी इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वो हारने से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसीलिए मुझे स्कूल बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है।
स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी होती हैं और गलतियां करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। बहरहाल, अगर आप इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिरकर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी ना गिरें तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही साइकिल चलाना सीखने के बारे में सच है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, लेकिन आज मैं बिना सोचे समझे गाड़ी चला सकता हूं। यही अमीर बनने के बारे में भी सच है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न होने का मुख्य कारण यह है कि वो हारने को लेकर दहशत में होते हैं। विजेता हारने से नहीं घबराते हैं, लेकिन पराजित घबराते हैं। असफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वो सफलता से भी बचते हैं। मैं पैसे को काफी कुछ अपने टेनिस के खेल जैसा